Yes, welcome you all and a very good evening to all of you. Good evening, Pooja, Ishika, Sanchita, Sakshi, Kushi, Sneha, Harsh, Vishal and Namandeep. Yes, guys, today we are going to start with a fabulously interesting new chapter that is income from salaries. जैसा कि हम लोगों ने देखा हाउस प्रॉपर्टी में जब अपने एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ठीक उसके ऊपर में सैलरीज से 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। अग्रीड? यानी ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? फ्लैट 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो सैलरीज 15 मार्क्स, हाउस प्रॉपर्टी 15 मार्क्स, 30 मार्क्स एग्जाम में कंफर्म, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस 10 मार्क्स, 40 मार्क्स एग्जाम में कंफर्म। इसके बाद 15 नंबर का एक चुटपुट चैप्टर्स है, उससे 15 नंबर कंफर्म। इस तरीके से पूरा 80 मार्क्स हमारे हाथ में। सोचो 80 में 80 पूरा मार्क्स हमारे हाथ में। सैलरीज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज वंस वी ग्रेजुएट एंड वी डू अ जॉब, वहां से जो सैलरी इनकम आएगा उसका टैक्सेबिलिटी अपने को आना चाहिए। उसका टैक्स, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, तभी तो अपने सही ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। अपने सही ढंग से प्लानिंग क्या सोच कर पाएंगे? ये देखकर कि कौन सा आइटम टैक्सेबल है, कौन सा आइटम टैक्सेबल नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंगली अपना इनकम इनकम कंप्यूटेशन करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? सो कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा आइटम अंडर द हेड सैलरीज टैक्सेबल होता है, किसके लिए एग्जेम्पशन मिलता है, किसके लिए डिडक्शन मिलता है, कौन सा कमती टैक्सेबल होता है, कौन सा पूरा टैक्सेबल होता है। ये सारा कुछ अपने ये वाले चैप्टर में सीखेंगे और इसको सीखना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? सैलरी, सैलरी के लिए इनकम टैक्स में क्या बोला हुआ है? बोले कि जैसे आप कोई भी इनकम को सैलरी इनकम तभी मानेंगे, आप किसी भी इनकम को सैलरी इनकम तभी मानेंगे जब इनकम के पेयर जो इनकम दे रहा है और इनकम का पेई जो इनकम ले रहा है, इनकम का पेयर और इनकम का पेई जो इनकम दे रहा है, जो इनकम ले रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता कहलाता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता कहलाता है। सो देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सो ये बेसिकली सैलरी का चार्जिंग सेक्शन हुआ। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन क्या था, क्या बोलता था? देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, द assessee must be the owner, the assessee must not use the property for his business purpose। इसका चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? पेयर और पेई के बीच में जो सैलरी दे रहा है और जो सैलरी ले रहा है, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सब जगह इंटरनल्स का हवा फैला हुआ है, राइट? इंटरनल्स 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 इंटरनल्स। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है? इंटरनल्स में क्या क्वेश्चन आएगा वो नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि इंटरनल्स का पेपर चेक भी होता है क्या, इसके मार्क्स जुड़ेंगे भी क्या, क्या ये वैलिड है क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ना कि सिलेबस में क्या है, ना कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये पेपर्स चेक होता है क्या? तो आज ये वही मौका है जब इस सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। यस, ये सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल चेक होता है। इंटरनल्स का पेपर बिल्कुल चेक होता है, मैं चेक करता हूँ, ठीक है? एंड इसको चेक करने के लिए मेरे को पैसे भी मिलते हैं, राइट? तो मैं अच्छी से चेक करता हूँ, बहुत अच्छी से नंबर देता हूँ, बहुत अच्छी से चेक करता हूँ। तो इंटरनल्स का पेपर चेक करने के लिए मेरे को पैसे किससे मिल रहे हैं? मेरे कॉलेज से मिल रहे हैं, जो कि देश का नंबर 1 कॉलेज है।
वही जब जून में अपने देखेंगे, जून की तपती धूप में, जब करीबन 2 साल बाद आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए जाओगे, जब कई बार आपका हाथ थर थर कांपेगा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखकर, आंसर शीट को देखकर, तब तब उस समय क्या क्वेश्चन मार्क आएगा? उस समय क्वेश्चन मार्क ही होगा क्या ये पेपर्स भी चेक होता है कि ऐसे मार्क्स बैठा देता है? यही वो पेपर भी चेक होता है, बट उसको चेक कौन करवाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा चेक करवाता है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इसके लिए सबको पैसे देता है जो भी पेपर्स चेक करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा पेपर्स अलॉट करता है, पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? मैं आई ऑल्सो चेक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा का पेपर्स। तो ये पेपर्स चेक करने के लिए मेरे को पैसे कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो मेरे को एक ही टाइप का इनकम दो अलग अलग लोगों से मिला। तो मेरे को एक ही टाइप का इनकम दो अलग अलग लोगों से मिला। इनकम क्या है? पेपर्स चेक करने के पैसे। दो अलग अलग लोग कौन है? एक हुआ हमारा प्रिय कॉलेज, एंड दूसरा हमारा कौन हुआ? हमारा प्रिय यूनिवर्सिटी। मैं किसका एम्प्लॉय हूँ? कॉलेज का। कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ। कॉलेज मेरा क्या एम्प्लॉयर है? मेरे और कॉलेज के बीच में क्या रिश्ता है? काफी गहरा रिश्ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है। ठीक है, तो कॉलेज से मेरे को जो फीस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी अगर मिल रहा है, अगर मेरे को कॉलेज से 50 रुपया डोसा खाने का भी मिलता है, ठीक है, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी, मोबाइल का रिचार्ज कूपन भी अगर मिलता है, मैं बोला ना कुछ भी, यानी कॉलेज अगर आपको जलेबी फाफड़ा खिलाता है तो भी वो भी टैक्सेबल है सैलरी में। हाँ, टैक्सेबल है। ठीक है, सो कॉलेज से मेरे को कुछ भी मिल रहा है, यानी अगर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है, दैट इज सैलरी फॉर द एम्प्लॉई। क्या यूनिवर्सिटी मेरा एम्प्लॉयर है? आंसर इज नो। क्या मैं यूनिवर्सिटी के लिए काम करता हूँ? आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। तो यूनिवर्सिटी से जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, क्या वो मेरे लिए सैलरी इनकम है? आंसर इज नो। क्या वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है? क्या मेरा धंधा है पेपर्स चेक करना? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या ये कैपिटल गेन है? क्या मैंने यूनिवर्सिटी का पेपर्स को बेचा है? आंसर इज नो। ठीक है, तो कैपिटल गेन नहीं है। तो बचा क्या? ये हाउस प्रॉपर्टी है? क्या यूनिवर्सिटी के घर में रहकर मैं भाड़ा देकर या भाड़ा लेकर पेपर्स चेक करूं? आंसर इज नो। तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई बात समझ में? पूजा गोयल, देखो ये इन लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। आपका फायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखो आपने अपना वीडियो ऑन करके रखा हुआ, एंड जब अगर क्लास में एक जन का भी वीडियो ऑन होता है तो मेरे को लगता है कि मैं जिंदे लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास और लाइवली हो जाता है, मेरा स्किल्स एफिशिएंसी और बढ़ जाता है। तो आपकी वजह से उन लोगों को भी फायदा हो रहा है। जैसे ये पेन दिखा रही हो, कॉपी दिखा रही, ये बोले कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो पेन हो रहा है, नहीं इसको वीडियो ऑफ कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं संचिता। हाँ, थैंक यू सो मच। राइट, ये मिस्टर मिसेस मिस इंडिया खेल रही है। ठीक है, ओके। तो कोई भी इनकम सैलरी इनकम कब कहलाएगा? जब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप किया हुआ है क्लास 11 12 में, 12 में किया हुआ है शायद पार्टनरशिप। पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनरशिप सैलरी। सेमेस्टर 3 में भी तो किया हुआ है। पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनरशिप सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। अब ये जो पार्टनर्स सैलरी पार्टनर को मिल रहा है अपने पार्टनरशिप फर्म से, क्या वो सैलरी इनकम कहलाएगा? आंसर इज एकदम भी नहीं। बिकॉज एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या रिश्ता है? क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है? क्या रिश्ता है? एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या रिश्ता है? ओनर का रिश्ता है। पार्टनर हैज अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द फर्म। पार्टनर हैज अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द फर्म, राइट? तो ओनर का रिश्ता है।
तो ये सैलरी इनकम, ये जो पार्टनर से सैलरी मिल रहा है ना, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी, that will not be taxable under the head income from salary, that will be taxable under the head business income, profits and gains from business profession, because पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनर का बिजनेस है, तो वहां से अगर उसको कुछ भी मिल जाए तो वो उसके लिए बिजनेस इनकम। सिंपल सी बात, नो बकवास। सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं गिनाऊं तो बोनस होता है, कमीशन होता है, लीव सैलरी होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुइटी होता है, पेंशन होता है, बाप रे बाप कितना सब कुछ हो सकता है, राइट। अलाउंसेस होता है, अलाउंसेस में तो कितना सारा टाइप का अलाउंसेस है, पापा रे पापा। तो सैलरी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, राइट, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है। इन सारे आइटम्स का टैक्स इम्प्लीकेशंस अपने लोग ये वाले चैप्टर में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? आज का जो क्लास है वो अपने कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय डिस्कसिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर अभी तो सैलरी स्टार्ट किए थे, अभी तो कमाना शुरू हुआ था, आप रिटायरमेंट में पहुंच गए? हाँ रिटायरमेंट में पहुंच गए, बिकॉज रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे स्टैंड अलोन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जितने भी सारे आइटम्स होंगे, जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, ये 5 कंपोनेंट्स जो होंगे ना, इससे 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकेला में 5 नंबर का वेटेज रखता है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो सोचा क्यों ना इससे ही स्टार्ट किया जाए। समझ में आया ना, फायदा का सौदा होगा। तो सबसे पहला जो रिटायरमेंट बेनिफिट है जो अपने डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है ये जानने से पहले अपने क्या करेंगे, सैलरी के बारे में कुछ शब्द अपने कॉपी में लिखेंगे, लिखिए, ठीक है। क्या ना मनदीप हमारे बीच अच्छी से क्लास कर रहा है? थम्स अप के थ्रू यस सर। उत्तर दें। यस, थैंक यू सो मच। क्या विशाल तिवारी, तिवारी ब्रदर्स में रहकर क्लास कर रहे हैं या घर में? यस सर। तिवारी ब्रदर्स में? नहीं सर, घर पे। घर पे, ओके। देखो, खुशी आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खुशी आज मेरे से मिली थी, खुशी खुश होकर मेरे से बोली कि मैं खुशी हूँ, तो खुशी को देखकर मैं भी खुश हो लिया, ठीक है। खुशमुशा मौसम हो गया था। सर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, राइट। चलो फाइनली मिलने को मौका मिलता है ना कॉलेज के थ्रू, है ना। वही सर, इसीलिए तो। अब पूजा गोयल को देख लो, पूजा गोयल को हम सेमेस्टर 1 से पढ़ा रहे, कभी देखने का मौका ही नहीं मिला पूजा गोयल को, राइट। सर 1-2 साल हो जाएगा पढ़ते 2 साल हो जाएगा, बाप रे बाप। चलो ओके, ओके। नमनदीप को मैं देख चुका हूँ, खुशी को मैं देख चुका हूँ, राइट, क्लास में सब कॉलेज में। सर आपसे डांट भी ऑनलाइन ही खाया मैंने, लेकिन ऑफलाइन नहीं खाया कभी। नहीं, डांट तो बहुत जरूरी था उस दिन, बाप रे, नहीं तो हम डर गए थे थोड़ा, हम भयभीत होकर डांट दिए थे, ठीक है। अगर आपको सर डांट आपका डांट का असर नहीं सर, डांट का असर पड़ा। सर 2 चैप्टर उसका क्या बोलते हैं, कॉस्ट का कंप्लीट कर लिया, मार्जिनल भी आधा कंप्लीट कर नहीं, लिया। हम डर गया था एक्चुअली, हम बहुत डर गए थे। हम उस दिन इमेजिन करने से आप एग्जाम देने के, आप थर-थर कांप रहे, अपना हाथ कांप रहा है, आप डर रही हैं, ठीक है सर क्या होगा क्या होगा, उस डर के मारे। ओके, लिखे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी नीचे में लिखे आज कॉस्ट में दोनों क्वेश्चन कॉमन आ गया, बस वही आता था, वाह ये हुआ ना बात, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाया नहीं है बोलकर आपको आप कर नहीं पाए थे, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने जितना भी क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ उतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बियॉन्ड करना आप टाइम पास है,
जितना मैं करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम विथ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स है, समझ में आया? तो उतना ही पढ़ो, एकदम आराम से होगा, एकदम हौले हौले होगा। ये सेमेस्टर 6 का सर भी यही मैंने सी। एक्टिविटी बेस्ड आपको पूरा पढ़ा था, फिर मेरी फ्रेंड को 2 सम्स नहीं आ रहा था, मैंने देखा, मैंने दोनों सम सॉल्व करके उसको भेज दिया, इजी था। आपका ही कराया हुआ सेम आया था, बस एक सम्स नहीं आ पाया, मैंने बोला वो वाला नहीं कर पाई, लेकिन 2 एकदम कर दी पूरा का पूरा है ना? एक्टिविटी बेस्ड रिलेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। एंड सेमेस्टर 6 का भी सेम रिव्यूज है। उन लोग, यू वोंट बिलीव, 2 आवर्स का पेपर दे हैव कंप्लीटेड इन जस्ट 45 मिनट्स। कल मैं अपना स्टेटस में लगाने वाला हूँ ये सारा फीडबैक, ठीक है? 2 आवर्स का पेपर दे हैव कंप्लीटेड जस्ट 45 मिनट्स, जस्ट इमेजिन। तो ये होता है, मैं बोला ना 3 घंटे का पेपर है, अपने को 2 घंटे में निकल जाना, 2 आवर 15 मिनट्स, दैट इज इट। उससे ज्यादा नहीं, बाकी 45 मिनट्स अपने ऐश करेंगे, ठीक है? अगर पॉकेट में होगा कैश तो ऐश करेंगे नहीं तो घर लौट जाएंगे चलो आ जाओ, लिखो, an income is chargeable to tax under the head salaries. An income is chargeable to tax. An income is chargeable to tax under the head salaries if there is a relationship, if there is a relationship of employer and employee, of employer and employee, between the payer and the payee, between the payer and the pay, full stop. Then नीचे में लिखेंगे topic 1 retirement benefits, topic 1 retirement benefits, right? Okay, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला पार्ट अभी लिखना कुछ भी नहीं है खाली टॉपिक 1 रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिख दो, उसके नीचे अभी कुछ भी नहीं लिखना, खाली सुनो। सबसे पहला रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। द वर्ड ग्रेच्युटी इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, ठीक है? ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, ठीक है? आभार प्रकट करना। तो इधर में क्या हो रहा है ना कि एम्प्लॉयर जो है जब अपने एम्प्लॉय को आभार प्रकट कर रहा था कि तुम इतने अच्छे से काम करते हो, मन लगाकर काम करते हो, कितना साल हो गया तुम इस कंपनी में टिके हुए हो, तुम्हें कंपनी जाने नहीं दे रही, तुम भी हट नहीं रही हो कंपनी से, मन में ऐसा बोल रहे हैं कि तुम इतने अच्छे से काम कर रहे हो। तो एम्प्लॉयर ऐसा बोल रहा था, तो एम्प्लॉय क्या बोला? ऐसे दिखाया, ऐसा, ठीक है? राइट, बोला हम बड़ाई के भूखे नहीं हैं, हम इसके भूखे हैं, ठीक है? तो दूसरी बार, अगली बार जब एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करने गया फॉर द सर्विसेज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, अगली बार जब एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करने गया फॉर द सर्विसेज गिवन बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर, तो अपने साथ क्या ले गया? पैसे ले गया। वो पैसे को नाम क्या दिया? ग्रेच्युटी। वो पैसे को क्या नाम दिया? ग्रेच्युटी। सो ग्रेच्युटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी which is given by the employer to the employee to appreciate the past services given by the employee. लिखो, टॉपिक 1 रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिखा, उसमें लिखो ए, कैपिटल ए। नीचे में लिखेंगे ये सब हेडिंग है कैपिटल ए डैश देकर ग्रेच्युटी, कैपिटल लेटर्स में ग्रेच्युटी, कैपिटल लेटर्स में ग्रेच्युटी, ठीक है? अंडरलाइन करके नीचे में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ग्रेच्युटी इज द अमाउंट गिवन बाय, gratuity is the amount given by
gratuity is the amount given by the employer to the employee given by the employer to the employee, ठीक है, to appreciate the past services given by the employee. To appreciate the past services given by the employee. तो कहानी कहां पर थी? कहानी वहां पर थी जब एम्प्लॉयर पैसे लेकर अप्रिशिएट करने आ रहा था, ठीक है। उस समय दो बातें हुई। क्या बातें हुई? दो चीज। एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आता है ग्रेचुटी का अमाउंट लेकर कि हम तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं कि तुम हमारे कंपनी में टिके रहे, मेरे जुल्म को तुम हंसते खेलते झेलते रहे, ठीक है। मन में ये बोला, तो इसे हम आभार प्रकट करते हैं, पैसे लेकर आए हैं, ये लो पैसे। एम्प्लॉय तो तब दो बातें हो सकती है। पहली बात एम्प्लॉय झट से पैसे ले लेगा और फट से पॉकेट में डाल देगा, ठीक है। झट से पैसे ले लेगा, फट से पॉकेट में डाल देगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेचुटी रिसीव्ड during the course of employment. Gratuity received during the course of employment. अगर एम्प्लॉई झट से पैसे लेकर फट से पॉकेट में डाल रहा है तो इस एक्टिविटी में किसकी बुरी नजर पड़ी? इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ी, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ी। इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिस में लगे कैमरा से देख रहा है कौन किसको क्या पैसे दे रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने देख ले हरकत को, ठीक है, कि एम्प्लॉय कितना तत्पर है पैसे लेने के लिए, ठीक है। पैसा पैसा पैसा, काम के सिवा सिर्फ पैसा पैसा पैसा, काम छोड़ के सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो उसी समय इनकम टैक्स ऑफिसर एक रॉकेट छोड़ता है। क्या रॉकेट छोड़ता है? टैक्स का रॉकेट छोड़ता है। क्या बोलता है? If the gratuity is received during employment, it is fully taxable. Fully taxable. बाप रे बाप, fully taxable. जैसे ये रॉकेट एक एम्प्लॉय पर गिरा, जैसे ये रॉकेट एक एम्प्लॉय पर गिरा, ठीक है, वैसे दूसरा एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉय के पास गया, वो क्या क्या पैसे को दूर हटा दे, बोले हटाओ 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 हटाओ, अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मत दो, मत दो, मत दो, ना 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 नो 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 नो, ठीक है, नॉट नाउ, नॉट नाउ। तो एम्प्लॉयर पूछता व्हाई, व्हेन देन व्हेन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, बोले व्हेन आई रिटायर, ठीक है, अभी तो हमारे पास पैसे आ रहे मंथली मंथली, झूठ मूठ का तुम ग्रेचुटी दे दोगे, ये टैक्स का रॉकेट छोड़ देगा ये आदमी, ठीक है। तो ना, you give me after retirement. So employee के पास दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन वन, during the course of employment ग्रेचुटी को झट से लेकर फट से पॉकेट में डाल सकता है। ऑप्शन टू, संयम रख सकता है, संयम रख सकता है, अपने जज्बातों में काबू रख सकता है, बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद देना, रिटायरमेंट के बाद तो मेरे पास नौकरी भी नहीं रहेगा, मैं कैसे अपना घर खर्चा लग जाऊंगा, तो तुम ग्रेचुटी दे दोगे तो कुछ हो जाएगा, रोजी रोटी हो जाएगी। ग्रेचुटी इज नॉट पेंशन, बट पेंशन अलग है। ग्रेचुटी किस लिए दिया जा रहा है? अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। ग्रेचुटी इज नॉट पेंशन, सो ग्रेचुटी मिल रहा है, ठीक है। जिसमें बोल रहा हूं, I have done gratuity audit of National Jute Mill Corporation in Dalhousie side. तो खाली ग्रेचुटी का ऑडिट भी होता है। एंड बाय लक उस टाइम मेरा इंटर के क्लासेस चल रहे थे, उसमें सर सैलरी पढ़ा रहे थे एंड ही वाज टीचिंग ग्रेचुटी, सो आई वाज गेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ ग्रेचुटी।
सो ग्रेचुटी का पूरा अच्छे से ऑडिट किया हुआ पूरा अकेला में जाकर, ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट ग्रेचुटी का अमाउंट ले सकता है, राइट। अच्छा मेरे को बताओ इनकम टैक्स का लाडला कौन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बोला कि अगर तुम ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम लोगे ना तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एक रुपया भी टैक्सेबल नहीं। यानी अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी लेता है तो ग्रेचुटी का अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टोटली नॉट टैक्सेबल। देखो अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेता है तो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इतना लालच पालता है तो उस लालच की सजा क्या है, सजाए टैक्स, ठीक है। कोई भी चाहे कोई भी हो, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी, समझ में आ रहा है, तो सजाए टैक्स है। बट अगर रिटायरमेंट के टाइम लेता है, संयम रखता है अपने जज्बातों में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्ट इसलिए कि चलो अच्छा हुआ तुम छोड़े इस कंपनी को, तुम चले गए, तुम निकले तो सही, तुम्हें में एक बार क्या कुर्सी मिल गई, तुम पड़े रहे, तुम निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, तो बोला कि तुम ले लो रिटायरमेंट में ग्रेचुटी, हम फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे, तुम निकल लो इधर से, बख्श दो हम, ठीक है, राइट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्वेश्चन है, बोलो। अगर रिटायरमेंट की जगह वो कंपनी छोड़ के अगर जा रहा हो एम्प्लॉय के एम्प्लॉयज कंपनी में काम ही करना, तब ग्रेजुएट को मिलेगा उसका? हाँ ग्रेचुटी मिलेगा, प्रोवाइड 5 कंडीशंस होता है, एटलीस्ट 5 साल वो सर्व करना चाहिए। 3 साल में अगर छोड़ के चला गया तो तुम जाओ भाई, काहे का अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होगा। अरे 1 साल तो काम सिखाने में लग जाता है, जब तुमको काम सिखाए, तुम सीखे, तुम काम करना ही चालू किए थे कि तुम छोड़ के चलते बने, ठीक है, तो तुमको टाटा बाय बाय हम बोले, समझ में आया ना। तो 5 साल का कंडीशन होता है कि 5 साल एटलीस्ट काम करोगे तो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है, वो कंपनीज टू कंपनीज का टर्म्स एंड कंडीशंस डिफर करता है। आई बात समझ में? तो यस, तो जो प्राइवेट एम्प्लॉइज है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर वो ग्रेचुटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, सॉरी आफ्टर रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वो ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट लेते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है अगर वो ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनके लिए कुछ ग्रेचुटी टैक्सेबल है और कुछ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, कुछ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है। यानी पूरा टैक्सेबल नहीं है रे, थोड़ा सा छूट है, पूरा टैक्सेबल तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो जज्बाती लोगों के लिए था, जो लोग संयम बरते हुए हैं उनके लिए कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है, यानी पूरा टैक्सेबल नहीं है, कहने का मतलब है। अब कितना टैक्सेबल नहीं है, कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल नहीं है, कितना एग्जेम्प्ट है, वो एक बात पर डिपेंड करता है। वो बात क्या है? ग्रेचुटी एक्ट, कि अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होने का मतलब क्या, अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट के नियमों को मानता है तो एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट का मतलब क्या, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रेचुटी एक्ट को नहीं मानता, उस पर अप्लाई नहीं करता, मतलब जो ग्रेचुटी एक्ट दैट डज नॉट अप्लाई, इट इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो ये बात पर डिपेंड करता है कि वेदर द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। समझ में आया? तो बातें कुछ इस ढंग से है।
अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट करेंगे। बोले सर ये तो सीढ़ी है। जल्दी कॉपी करूं। रोमन 1 लिखोगे तो मैं ऐसे।
इधर मैं एग्जेम्प्ट, जल्दी कॉपी करो, स्क्रीन का टाइम आउट हो जाएगा, एक्चुअली टाइम आउट हो जाएगा तो हट जाएगा ना। ये रोमन 1 एंड रोमन 2 अपने को पढ़ना है, आई बात समझ में। सो अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बोथ।